देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता के हम लोग लगभग पूरी क्लास को पढ़ेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप देखेंगे पूरे नोट्स में इसकी सारी हेडिंग वेडिंग सारी मैंने लिख रखा है और इसी को मैं आप सबको पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि ये BHDC 113 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है या आपके एग्जाम में पूछे जरूर जा सकते हैं। तो भाई मेरे जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को या उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। ठीक, देखिएगा इसमें हम लोग जो पहला क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता बताओ या द्विवेदी युग क्या है। द्विवेदी युग में किस प्रकार की, द्विवेदी युग की आपको क्या बतानी है, एक प्रकार से उसकी काव्य की विशेषता बतानी है। ठीक है, या द्विवेदी युग किसे कहते हैं और द्विवेदी युग में किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही थी। देखिएगा, द्विवेदी युग का जो काव्य है वो 1900 से लेकर के 1920 तक को द्विवेदी युग माना जाता है। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण युग है जिसे भारतीय पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग जो है ये आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। यानी द्विवेदी इसमें कौन है, द्विवेदी जी का पूरा नाम क्या है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रेरणा और इनके मार्गदर्शन से कह सकते हैं शुरू हुआ है। भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे ना, एक सरस्वती नाम की पत्रिका चलती थी, मैगजीन चलती थी, उसी पत्रिका में संपादन करते थे। और द्विवेदी युग में जो सरस्वती पत्रिका थी उसमें जिस प्रकार की कविताएं छपती थी उन्हीं कविताओं को कह सकते द्विवेदी युगीन कविताएं कही गई हैं। अगर मैं द्विवेदी युग की बात करूं तो भाई मेरे जो सरस्वती नाम की पत्रिका है, तो सरस्वती नाम की पत्रिका के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस किस प्रकार की कविताओं को अपनी पत्रिका में छापा या द्विवेदी युग की क्या विशेषता है, यानी द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो किस प्रकार की कविताओं को लिखते हैं, द्विवेदी युग में हमें क्या क्या विशेषता और क्या क्या खासियत हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो द्विवेदी युग की बात करते हैं। तो भाई अगर मैं द्विवेदी युग की बात करूं तो द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता भावना और राष्ट्र प्रेम को लेकर के सबसे ज्यादा कविताएं लिखी गई हैं। देखो भाई जो द्विवेदी युग है वो 1900 से 1920 तक चला। इस समय अगर आप देखोगे तो हमारा देश गुलाम है अंग्रेजों का, तो हमारे देश में देशभक्ति राष्ट्र प्रेम को लेकर के कविताएं खूब लिखी गई। भारत की दुर्दशा, भाई अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमारे देश की दुर्दशा की है और अंग्रेज किस प्रकार से हमारे जनता का दमन व शोषण करते हैं, इसको लेकर के कह सकते कविताएं खूब लिखे गए। द्विवेदी युग में अगर मैं बात करूं भारत माता को लेकर के, स्वदेशी आंदोलन को लेकर के, राष्ट्र प्रेम को लेकर के और देश प्रेम को लेकर के, इस प्रकार की कविताएं खूब लिखी गई भाई मेरे द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे। क्योंकि द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे कि भाई मेरे देश गुलाम है और देश को आजाद करवाना है, इसलिए कह सकते द्विवेदी युग के ज्यादातर कवि जो हैं उनकी कविताओं में देशभक्ति का भाव या राष्ट्र प्रेम का भाव हम लोगों को दिखाई यहाँ देता है। अगला, द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे जो भारतीय समाज में जो रूढ़ियां जो कुरीतियां हैं, जैसे भारतीय समाज में जातिवाद है, भारतीय समाज में छुआछूत है, भारतीय समाज में अंधविश्वास है, या भारतीय समाज में अगर आप देखेंगे झाड़ फूक बहुत ज्यादा है, तो द्विवेदी युग के जो कवि हैं उन्होंने समाज को जगाने के लिए भी कह सकते हैं कि कई प्रकार की कविताओं को लिखा। द्विवेदी युग के जो कवि हैं उन लोगों ने कह सकते हैं कि भाई मेरे समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में सती प्रथा है, समाज में बलि प्रथा है, समाज में कन्या भ्रूण हत्या है, इन सारी सामाजिक समस्याओं पर कह सकते हैं द्विवेदी युग के कवियों ने अपनी कविताओं को लिखा। द्विवेदी युग में अगर मैं बात करूं तो कवियों ने समाज में जो अंधविश्वास है, समाज में झाड़ फूक है, टोना टोटका है, क्योंकि हिंदू समाज में अगर आप देखो भाई जातिवाद छुआछूत ये बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, उसी प्रकार से भारतीय जो समाज है उसमें अंधविश्वास है। तो द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते हैं कि समाज को जगाने के लिए जो समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, जो जातिवाद फैला हुआ है, इस जातिवाद के खिलाफ इन लोगों ने कह सकते हैं द्विवेदी युग में कविताएं लिखी गई। द्विवेदी युग में अगर मैं बात करूं तो मानवता को लेकर के खूब कविताएं लिखी गई। द्विवेदी युग के कवियों ने मानवता
और दहेज प्रथा को लेकर के कविता। द्विवेदी युग में अगर आप देखें इस युग के कवियों ने नैतिक मूल्य, आदर्श चरित्र, कवियों ने कह सकते एक प्रकार से सेवा को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के, अपने कर्तव्यों, मानवता, यानी हर व्यक्ति को, भाई हर व्यक्ति में इंसानियत, भाईचारा ये होना चाहिए। और द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते दहेज प्रथा को लेकर के, क्योंकि उस समय भी हमारे समाज में दहेज एक बड़ी और बुरी समस्या थी। भाई दहेज प्रथा तो आज भी है, लेकिन कह सकते द्विवेदी युग के कवियों ने दहेज प्रथा हो और खासतौर से जो मानवता है, भाई इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए। जैसे कहा गया ना, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो कहा रहा कि भाई इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक इंसान को दूसरे इंसान का सहयोग करना चाहिए। तो भारतीय समाज में इंसानियत को लेकर के, भाईचारा को लेकर के, और द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते भाई समाज में जो दहेज प्रथा है, इस दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को लेकर के भी द्विवेदी युग के कवियों ने कविताओं को लिखा। अगला द्विवेदी युग में भैया नारी उत्थान को लेकर के, महिलाओं को लेकर के अगर आप देखेंगे द्विवेदी युग में खूब लिखा गया है। द्विवेदी युग की अगर मैं कवियों की बात करूं तो उन्होंने नारी स्वतंत्रता को लेकर के, क्योंकि उस समय अगर आप देखेंगे द्विवेदी युग में भाई मेरे कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो घर की चार दीवारी में कैद हैं, उनको चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा इस प्रकार के किया जा रहा ना। तो द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते कि नारी उत्थान को लेकर के, महिलाओं के उत्थान को लेकर के द्विवेदी युग के कवियों ने ज्यादातर कविताएं लिखी भाई, क्योंकि भारतीय समाज में जो महिलाएं हैं वो कह सकते एक प्रकार से चार दीवारी में, उनको ना तो पढ़ने का, ना तो लिखने का, ना तो आगे बढ़ने का किसी प्रकार की आजादी नहीं भारतीय समाज में। तो द्विवेदी युग के कवियों ने महिलाओं को आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले, महिलाओं को भी अधिकार मिले, इस प्रकार की कविताएं कह सकते द्विवेदी युग के कवियों ने लिखा। द्विवेदी युग के कवियों ने समाज में जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी, अगर आप देखें भारतीय समाज में छुआछूत बहुत ज्यादा है, तो इस छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए भी द्विवेदी युग के कवियों ने कविताएं लिखी। अगला द्विवेदी युग के कवियों ने भाई प्रकृति चित्रण खूब किया। अगर मैं द्विवेदी युग के कवियों की बात करूं, द्विवेदी युग में प्रकृति का चित्रण यानी जैसे झील, झरना, नदी, पहाड़, इस प्रकार की कविताओं को भी द्विवेदी युग के कवियों ने खूब लिखा। द्विवेदी युग में प्रकृति की सुंदरता को लेकर के, प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के, ईश्वरीय सौंदर्य को लेकर के और प्रेम को लेकर के भी द्विवेदी युग में कविताएं लिखी जा रही थी, ठीक है भाई। प्रकृति का सौंदर्य को कह सकते हो कि नारी सौंदर्य से जोड़ करके, ठीक है, या प्रेमिका के सौंदर्य से जोड़ करके द्विवेदी युग के कवियों ने प्रकृति सौंदर्य को तो लिखा, लेकिन प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ कह सकते कि इन लोगों ने और जो सौंदर्य की चीजें होती हैं उस प्रकार की कविताएं भी कह सकते द्विवेदी युग में खूब लिखी जा रही हैं। द्विवेदी युग में कह सकते द्विवेदी युग के कवियों ने इतिहास को लेकर के खूब कविताएं लिखी, यानी इतिहास का गौरवगान खूब किया है। अगर मैं द्विवेदी युग के कवियों की बात करूं तो द्विवेदी युग में कवियों ने प्राचीन भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसको लेकर के इन लोगों ने खूब गौरवगान किया। द्विवेदी युग के कवि कह सकते इतिहास को गा करके देश के लोगों में राष्ट्रवाद या देश प्रेम की भावना को भरने का काम किया। अगर मैं द्विवेदी युग के कवियों की बात करूं भाई, उन्होंने प्रकृति चित्रण तो किया, लेकिन साथ ही साथ कह सकते कि देश का जो हमारा प्राचीन इतिहास है, इतिहास के आधार पर भी कह सकते द्विवेदी युग के कवियों ने भाई मेरे एक प्रकार से आप लोग कह सकते कि उन्होंने कविताओं को लिखा। अगला अगर बात करें धार्मिक सहिष्णुता, धर्म में जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, इसको लेकर के द्विवेदी युग में कविताएं खूब लिखी गई। द्विवेदी युग में अगर आप देखें जो कविताएं लिखी जा रही थी खड़ी बोली हिंदी में ज्यादातर कविताओं को लिखा गया, और द्विवेदी युग में कविताओं में कह सकते संस्कृत भाषा का और हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते द्विवेदी युग में किया गया। अगर मैं द्विवेदी युग की बात करूं तो द्विवेदी युग में स्वच्छंदवाद को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, नारी स्वतंत्रता है, समाज में जो स्वतंत्रता है, स्वच्छंदवाद की कविताएं भी कह सकते द्विवेदी युग में हो रही थी। तो भाई मेरे मुझे लगता है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, द्विवेदी युग को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि द्विवेदी युग में किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही थी या किस प्रकार की कविताओं को लिखने का दौर हो रहा था, द्विवेदी युग के काव्य कैसे हैं, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता द्विवेदी युग को लेकर के तो आपको जो मैंने बताया है यही आपको एग्जाम में लिख करके भी आना है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा मेरे, भारतेंदु युग की काव्य विशेषताएं, यानी भारतेंदु युग की बात करेंगे कि भारतेंदु युग में किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही थी, क्योंकि भारतेंदु युग को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे 100% आएगा, ये कन्फर्म है, भारतेंदु युग से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो देखिएगा भारतेंदु युग की अगर मैं बात करूं तो भारतेंदु युग 1857 से लेकर के 1900 तक कह सकते भारतेंदु युग माना जाता है। भारतेंदु युग के काव्य जो लिखे गए, जो कविताएं लिखी गई भारतेंदु युग में, वो किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, ठीक है। यानी भारतेंदु युग के कविताओं के जो विषय थे वो कैसे थे, भारतेंदु युग में किस प्रकार की कविताओं पर सबसे ज्यादा जोर रहा, किस प्रकार की कविताएं भारतेंदु युग में लिखी जा रही थी। तो भाई भारतेंदु जो युग है यह हिंदी साहित्य का सबसे पहला युग माना जाता है, और भारतेंदु युग में ही कह सकते हो कि खड़ी बोली हिंदी में कविताओं लिखने का दौर शुरू हुआ भारतेंदु युग में, ठीक है। भारतेंदु युग को कह सकते हो, इसका नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनके नाम पर पड़ा है, जिन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता या हिंदी आधुनिक कविता का पितामह माना जाता है। यानी हिंदी आधुनिक कविता की शुरुआत किसने की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु का पूरा नाम क्या भाई मेरे, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से लेकर के 1885 तक रहे, ठीक है। और भारतेंदु युग 1857 से लेकर के 1900 तक कह सकते कि भारतेंदु युग माना जाता है। भारतेंदु की मृत्यु के बाद भी भारतेंदु युग लगभग जारी रहा। तो भाई भारतेंदु युग में किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, तो भाई मेरे भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति को लेकर के, देखो भारतेंदु युग में अगर आप देखेंगे तो उस समय हमारा देश गुलाम है भारतेंदु युग में, और वहीं पर अगर आप देखें 1857 की क्रांति हो चुकी है, तो कह सकते कि भारतेंदु युग में भी भाई मेरे देशभक्ति और राजभक्ति को लेकर के, क्योंकि उस समय भारत में 1857 की क्रांति हो चुकी है। अंग्रेज किस प्रकार से हमारे देश के लोगों का शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का, भारतीय मजदूरों को किस प्रकार से परेशान किया है, या भारत का किस प्रकार से अंग्रेजों ने शोषण किया है, इस प्रकार की कविताएं यानी अंग्रेजों के शोषण के दमन की कविताएं खूब लिखी गई। और भारतेंदु युग में कह सकते कि देशभक्ति को लेकर के, ठीक है, कविताओं लिखने का दौर शुरू हुआ। और अंग्रेजों के जो शोषण है, अंग्रेज किस प्रकार से भारतीय जनता का शोषण व दमन कर रहे हैं, इस शोषण और दमनकारी नीतियों को लेकर के भारतेंदु युग में कविताएं लिखी गई। भारतेंदु युग में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीयता पर बहुत ज्यादा जोर रहा, नेशनल को लेकर के, राष्ट्रीयता, राष्ट्र के जो मुद्दे हैं या जो देश के मुद्दे हैं, इन प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, इस प्रकार के जो इश्यू होते हैं, इस प्रकार की कविताओं लिखने का जो दौर रहा भारतेंदु युग में खूब रहा। भारतेंदु युग में अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे समाज सुधार को लेकर के खूब कविताएं लिखी गई, सामाजिक चेतना को लेकर के, क्योंकि भारतेंदु युग में भारतीय समाज में अगर आप देखोगे भाई पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज है, जाति पाति है, ऊंच नीच है। तो समाज को जगाने के लिए भारतेंदु युग में नई सामाजिक चेतना पर भी कविताएं खूब लिखी गई भाई मेरे, क्योंकि भारतीय समाज में जिस प्रकार की बुराइयां हैं, देखो भारतीय समाज, भाई भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ है, भारतीय समाज में छुआछूत है, जातिवाद है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है। यानी कह सकते कि कवियों ने भारतीय समाज को जगाने के लिए, यानी जागरूक करने के लिए, भारतीय समाज को शिक्षित करने के लिए, या भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए इस प्रकार की कविताएं कह सकते कि भारतेंदु युग में लिखी गई। भारतेंदु युग की अगर मैं बात करूं तो भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता चेतना को लेकर के खूब कविताएं लिखी गई। भारतेंदु युग में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो कवि हैं उन्होंने राष्ट्रीयता चेतना, यानी भारत की जो दुर्दशा अंग्रेजों ने की है और अंग्रेज किस प्रकार से विदेशी लोग भारत का शोषण कर रहे हैं, भारत का जो इतिहास का गौरव गान है, उसके आधार पर भारतेंदु युग के कवियों ने राष्ट्रीयता के आधार पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। भारतेंदु युग में अगर मैं बात करूं भक्ति भावना को लेकर के, कैसी भक्ति भावना, धार्मिक भक्ति भावना को लेकर के, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, इन घटनाओं को लेकर के कह सकते कि कविताएं लिखी गई। भारतेंदु युग में
भक्ति को लेकर के, खास तौर से ईश्वरीय भक्ति को लेकर के भी भारतेंदु युग में कविताएं लिखी गई। भाई भक्ति आंदोलन में भक्ति की कविताएं तो लिखी गई हैं, लेकिन कह सकते कि भारतेंदु युग में भी अगर आप देखेंगे तो ईश्वरीय भक्ति, जैसे राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति को लेकर के भी भारतेंदु युग में काफी कविताएं लिखी गई हैं। अगला भारतेंदु युग की अगर मैं बात करूं तो भाई प्रकृति चित्रण को लेकर के भारतेंदु युग में भी अगर आप देखोगे तो प्रकृति को लेकर के, ठीक है, जैसे झील, झरना, नदी, पहाड़, ठीक है, इस प्रकार से भैया प्रकृति चित्रण को लेकर के भी कह सकते कि भारतेंदु युग के कवियों ने इस प्रकार की कविताओं को लिखा। भाई प्रकृति चित्रण, झील, झरना है, नदी है, पहाड़ है और पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इन सब को लेकर के कह सकते ये सारे जो विषय हैं, इस विषयों पर भी कह सकते कि भारतेंदु युग में कह सकते भाई मेरे काफी कविताओं को लिखा गया, या कविताओं लिखने का दौर प्रकृति पर भी रहा। हास्य व्यंग को लेकर के भाई मेरे भारतेंदु युग में खूब सारी कविताएं लिखी गई हैं। अगर मैं भारतेंदु युग की बात करूं तो भारतेंदु युग के कवियों ने काफी ऐसे नाटक लिखे हैं जिसमें हास्य के आधार पर जनता को जगाने का संदेश दिया गया। हंसी और मजाक, हास्य की कविताएं और सामाजिक व्यंग या कटाक्ष की जो कविताएं हैं, ये इस प्रकार की कविताएं भी कह सकते कि भारतेंदु युग में काफी लिखी जा रही हैं। कि भाई मेरे जो भारतेंदु युग है वो हास्य और व्यंग जो है इस दोनों प्रकार की कविताओं लिखने का दौर है। हास्य की कविताएं, हास्य रस की जो कविताएं हैं, इसमें कह सकते कि भारतेंदु युग में खूब लिखने का दौर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारतेंदु युग के जो कवि हैं, भारतेंदु युग के कवियों ने इस प्रकार की जो पोएट्री है या इस प्रकार की जो पोयम लिखने का दौर शुरू था, इन्होंने इस प्रकार की पोएट्री या पोयम लिखने का काम शुरू किया कि भाई हास्य व्यंग। भारतेंदु युग की अगर मैं कवियों की बात करूं तो उन्होंने समाज सुधार, समाज में जैसे भाई विधवा विवाह को लेकर के, नारी शिक्षा को लेकर के, इस प्रकार के जो समाज सुधार के विषय हैं, इन समाज सुधार के विषयों पर भी कह सकते हो कि भारतेंदु युग के कवियों ने काफी कविता का लेखन किया। जैसे अगर बात करूं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, इस प्रकार के नाटकों में हास्य व्यंग के जरिए लिखा गया। दूसरा, भारत दुर्दशा के जरिए कह सकते कि भारतीय समाज की क्या सच्चाई है उसको दिखाने का प्रयास भारतेंदु युग के कवियों ने किया। और भारतेंदु युग में कह सकते समाज सुधार को लेकर के, समाज में अगर आप देखेंगे तो सती प्रथा, बलि प्रथा, दहेज, जातिवाद, छुआछूत, इस प्रकार के समाज में जो बुराइयां हैं, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए और समाज सुधार के उद्देश्य से कह सकते हो कि भारतेंदु युग में कविता लिखने का दौर रहा। भारतेंदु युग में विधवा विवाह को लेकर के और नारी शिक्षा को लेकर के, भाई क्योंकि महिलाएं घर की चार दीवारी तक अंदर में कैद थी और विधवा विवाह जैसे विषयों को लेकर के कह सकते कि भारतेंदु युग के कवियों ने अपने गीत लिखे। और भारतेंदु युग में कह सकते खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने का दौर शुरू हुआ। और खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहला जो युग था भारतेंदु युग ही था। इसलिए तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता की शुरुआत करने का पितामह माना जाता है। भाई भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं, उन्हीं ने कह सकते कि खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने की शुरुआत की है। तो भाई भारतेंदु युग बहुत इंपॉर्टेंट है और भारतेंदु युग से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे आएगा ही आएगा। अगर भारतेंदु से कोई क्वेश्चन आएगा तो यही आपको लिख करके आना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई मेरे क्या रहेगा, भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि बताओ। और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि बताओ। तो दोनों की लगभग सेम ही पृष्ठभूमि होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। चाहे भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि पूछे आपसे या द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि पूछे, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको यही एग्जाम में लिख करके आना है, ठीक है, चाहे भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि बोले या द्विवेदी युग की, ठीक है। तो भारतेंदु युग की अगर मैं पृष्ठभूमि की बात करूं, पृष्ठभूमि का मतलब था भाई मेरे कि भारतेंदु युग में जो जब कविताएं लिखी जा रही थी तो भारतेंदु युग के समय राजनीति कैसे है, भारतेंदु युग के समय समाज कैसा है, भारतेंदु युग के समय अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतेंदु युग के समय हमारा संस्कृति कैसे है, भारतेंदु युग में साहित्य कैसे लिखा जा रहा है, इसी को बोलते भाई मेरे पृष्ठभूमि। और मान लीजिए आपके एग्जाम में ये पूछ ले
कि भारतेंदु युग या के अलावा आ जाए द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि बताओ, तब भी आपको लगभग यही क्वेश्चन लिख करके आना जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। चाहे भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि आए चाहे द्विवेदी युग की आए, दोनों लगभग सेम ही रही, बस खाली नाम बदल जाएगा। ओके, अगर मैं भारतेंदु युग की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो भाई भारतेंदु युग में कह सकते हो कि भारत अंग्रेजों का गुलाम है और भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का शासन है। और भारत में अगर आप देखेंगे जब भारतेंदु युग शुरू हुआ तो भारत में 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति में भारत के लोगों ने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ एक स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया और 1857 की जो क्रांति है वह सफल नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी कह सकते कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध की भावना शुरू हो जाती है। अगर मैं भारतेंदु युग की राजनीति की बात करूं तो भारत गुलाम है, भारत पर अंग्रेजी शासन या ब्रिटेन का शासन है। भारत में कह सकते हो कि देसी रियासतें भी शासन कर रही थी, लेकिन मुख्य रूप से कह सकते कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी और 1857 के बाद भारत पर कह सकते ब्रिटेन का या इंग्लैंड की महारानी का शासन हो गया था, जिससे कह सकते ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय लोगों का खूब शोषण और दमन किया। इससे परेशान होकर के भारत के लोगों ने क्रांति कर दी, जो कि क्रांति 1857 में होती है। यह क्रांति बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाती है क्योंकि इस क्रांति को अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। अगर मैं भारतेंदु युग की सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करूं, भाई भारतेंदु युग में समाज कैसा है, तो भाई अगर मैं भारतेंदु युग के समाज की बात करूं तो भारतीय समाज में जातिवाद, भारतीय समाज में छुआछूत, भारतीय समाज में अगर आप देखेंगे रंग भेद, भारतीय समाज में सती प्रथा, बलि प्रथा, भारतीय समाज में कह सकते हो कि इस प्रकार की तमाम सामाजिक समस्याएं हैं। दहेज, शोषण, सती प्रथा, बलि प्रथा, इस प्रकार से कह सकते कि भारतीय समाज में काफी समस्याएं हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने से भारतीय समाज में काफी बदलाव भी हुआ भारतेंदु युग में। अगर मैं बात करूं भारतेंदु युग में कह सकते समाज में नई शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है। भारतेंदु युग में कह सकते समाज में क्या बदलाव हुआ कि भारत में रेल की शुरुआत हुई, डाक खाना की शुरुआत हुई, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई और भारत में कह सकते कि अंग्रेजों ने कुछ परिवर्तन भी, सामाजिक परिवर्तनों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। सती प्रथा और बलि प्रथा जैसी बुराइयों को कह सकते अंग्रेजों ने कानून बना करके इसको खत्म किया। तो अंग्रेजों ने कह सकते कि भारतीय समाज में एक बदलाव भी किया, लेकिन कह सकते भारतीय समाज में अंधविश्वास या जातिवाद या छुआछूत जैसी सामाजिक चीजें भारतीय समाज में रही। यानी भारतेंदु युग की अगर मैं साहित्य की बात करूं तो भारतेंदु युग में कह सकते कि भारतेंदु पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमाघन, राधा कृष्ण गोस्वामी या राधा चरण गोस्वामी या इन लोगों ने, प्रताप नारायण मिश्र जैसे कवियों ने भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी को लेकर के साहित्य को लिखने की शुरुआत की। ठीक है, भारतेंदु युग में अगर मैं धर्म की बात करूं, धार्मिक पृष्ठभूमि कैसे रही, भारतेंदु युग में अगर मैं धार्मिक या साहित्यिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो भारतेंदु युग में भारत में कह सकते हिंदू और मुसलमान में लड़ाने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। भारतीय अगर मैं कल्चर की बात करूं और भारतीय संस्कृति की बात करूं तो भारतीय संस्कृति में कह सकते एक प्रकार से भाषा को लेकर के विविधता रही, खान पान को लेकर के, कपड़े को लेकर के विविधता रही। भारतीय संस्कृति में कह सकते कि भारतेंदु युग में भारतीय संस्कृति पर अंग्रेजी संस्कृति या अंग्रेजों की संस्कृति का जो है वह प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता है। तो भाई भारतेंदु युग की जो पृष्ठभूमि है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि या द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर मान लो भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि या द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि अगर एग्जाम में आपसे आती है, पूछी जाती है, तो जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं यही चीजें आपको एग्जाम में भी लिख करके आना है। ठीक है, अगर मैं भारतेंदु युगीन पृष्ठभूमि की अगर और आपको बात बताऊं तो भारतेंदु युग में हिंदी की लिखने की शुरुआत होती है। हिंदी कविताओं का, हिंदी कहानियों का और हिंदी भाषा में काव्य लेखन का दौर शुरू हुआ।
भारतेंदु युग में हिंदी भाषा को आधुनिक रूप दिया गया और भारतेंदु युग में कह सकते हैं जो साहित्य है वो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जगाने का, राष्ट्र निर्माण का और लोगों में चरित्र निर्माण का भी साधन बना। भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। भारतेंदु युग में समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा या जातिवाद का काफी बोलबाला है और भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते हो कि इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया है। अगर मैं भारतेंदु युग की बात करूं तो भारतेंदु युग में नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत इस प्रकार की चीजों का लेखन शुरू किया गया और भारतेंदु युग में अगर आप देखेंगे हिंदी भाषा खड़ी बोली का प्रयोग रहा। साथ ही साथ कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का प्रयोग भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो भाई मेरे भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग की राजनीतिक पृष्ठभूमि, भारतेंदु युग की सामाजिक पृष्ठभूमि और भारतेंदु युग की साहित्यिक पृष्ठभूमि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। या मान लो बाई चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि बताओ या द्विवेदी युग की काव्य की पृष्ठभूमि बताओ, तो भैया द्विवेदी युग में भी लगभग यही चीजें आपको बता देनी है जो मैंने आपको भारतेंदु युग में बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा भाई मेरे, जो हम लोग पढ़ेंगे छायावाद। ये मैं छायावाद के कभी भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो अभी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, जैसे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि छायावाद की विशेषता बताओ या छायावाद की पृष्ठभूमि बताइए या छायावाद की अंतर वस्तु क्या है या छायावाद में किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही थी, या आखिर छायावाद को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि छायावाद को लेकर के आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे गए, मैं पक्का कह सकता हूँ। छायावाद की अंतर्वस्तु यानी छायावादी जो कवि हैं वो किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं या छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद में किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, ठीक है, या छायावाद की पृष्ठभूमि क्या है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो हम लोग अब बात करेंगे भाई मेरे छायावाद की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेना छायावाद की अंतर्वस्तु या छायावाद किसे कहते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सुनिएगा। छायावाद जो है वो हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन है, कविताओं का एक आंदोलन। छायावाद जो है 1918 से लेकर के 1936 तक माना जाता। कब तक? 1918 से लेकर के 1936 तक। इस समय जो भी कविता लिखी गई हिंदी में उसको छायावादी कहा जाता है, छायावादी कविता कहा जाता है। ठीक है, और छायावाद में 4 प्रकार के कवि थे, जैसे जयशंकर प्रसाद थे, सुमित्रा नंदन पंत थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे और महादेवी वर्मा थे। यानी कह सकते हैं 1918 से लेकर के 1936 तक जयशंकर प्रसाद हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, सुमित्रा नंदन पंत हो, ठीक है, या महादेवी वर्मा हो, इन लोगों ने जो कविताएं लिखी उन्हीं कविताओं को छायावाद कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे भाई मेरे छायावाद क्या है। अभी सुनो छायावाद क्या है, सुनो। छायावाद हिंदी कविता में वह चीज है जिसमें कवि छायावाद की यानी छायावाद में कवि क्या करता है, कवि अपनी अंतर आत्मा की भावनाओं को लिखता है। यानी छायावादी जो कवि होते हैं वह अपने अंतर मन की जो भावना, यानी कवि के मन में जो भावना होती ना, उस प्रकार की कविता छायावाद में लिखी गई। छायावादी कवियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कविता लिखी। यानी छायावादी कवियों ने कैसी कविता लिखी, उनका जो व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनली उन्होंने क्या महसूस किया, उस प्रकार की कविताएं लिखी। छायावाद के कवि प्रकृति को लेकर के खूब लिखते भाई मेरे, जैसे सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं, ये प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के खूब कविता लिखते हैं। यानी छायावादी कवियों में अगर आप देखेंगे तो प्रकृति को लेकर के खूब लिखा गया छायावाद में। छायावाद में अगर आप देखोगे रहस्यवाद को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसको जानने को लेकर के कह सकते हैं कि छायावाद में भी खूब कविता लिखी गई कि छायावादी कवि ये जानना चाहते कि भाई परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है। तो छायावाद में इस प्रकार की भी कविता लिखने का क्या रहा, दौर रहा। छायावादी कवि जो है अध्यात्म को लेकर के कविता इन्होंने लिखा। ठीक है, छायावाद में कह सकते हो कि छायावाद में खास तौर से व्यक्तिवाद, भावुकता या सौंदर्य को लेकर के कविताएं लिखी गई और प्रकृति चित्रण को लेकर के छायावाद में कविताएं लिखी गई। छायावाद किसे कहते हैं? छायावाद वह कविता है या काव्य की वह चीज है जिसमें कवि अपनी छाया अर्थात आत्मा की गहराई से
यानी कवि के मन में, कवि की जो आत्मा है, उस कवि की आत्मा में या उसकी गहराई में जो भाव आते, जो विचार आते हैं, उन्हीं को लेकर के वो कविताएं लिखता है। उसी को भैया छायावाद कहा जाता है। छायावाद की विशेषता क्या है या छायावाद की अंतर वस्तु क्या है? तो भाई मेरे अगर क्वेश्चन पूछे छायावाद की विशेषता बताओ या छायावाद की अंतर वस्तु बताइए, ठीक है। तो छायावाद की अगर बात करूं तो छायावाद में व्यक्तिवाद को लेकर के खूब कविता लिखी गई। यानी छायावाद में अगर आप देखोगे, छायावाद के कवियों ने व्यक्ति को केंद्र में रख करके कविता लिखी है। छायावाद में समाज को लेकर के कविता नहीं लिखी गई, देश को लेकर के कविताएं नहीं लिखी गई। छायावादी जो कवि हैं, उन्होंने प्रेम को लेकर के, प्रकृति को लेकर के और अपने ऊपर उन्होंने, छायावाद के कवियों ने कविताएं लिखी हैं। छायावाद के कवियों ने दुखों को, दर्द को, पीड़ा को, प्रेम को, वियोग को लिखने का प्रयास किया छायावाद के कवियों ने। छायावाद में अगर मैं बात करूं तो भावुकता को लेकर के कविता लिखी गई। छायावाद के कवि बहुत ज्यादा कल्पनाशील है, कल्पना के आधार पर कविता छायावाद में खूब लिखी गई। क्या भैया? कल्पना के आधार पर लिखा जा रहा था। छायावाद के कवियों ने अपने आत्मचिंतन को लेकर के लिखा, यानी अंतरात्मा से, यानी उनके अंतरात्मा से, यानी उनके अंदर से जो फीलिंग आती थी, उस प्रकार की कविताएं छायावाद के कवियों ने लिखा। छायावाद के कवियों ने भैया प्रकृति सौंदर्य को लेकर के खूब कविता लिखी। छायावाद के कवियों ने प्रकृति को लेकर के लिखा, जैसे झील, झरना, नदी, पहाड़, इस प्रकार की कविताएं कह सकते हैं छायावाद में खूब लिखी गई। छायावाद की कवियों ने रहस्यवाद को लेकर के, यानी परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, जड़ क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, इस प्रकार के रहस्य को लेकर के छायावादी कवियों ने लिखा। भैया परमात्मा क्या है और परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, हमारा ईश्वर के साथ और भगवान के साथ क्या संबंध है, इस प्रकार की कविताएं कह सकते हैं कि छायावाद में लिखी गई। यानी जो गूढ़ रहस्य हैं, जिन रहस्यों को व्यक्ति समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता है, इस प्रकार के रहस्यों को लेकर के कविताएं छायावाद में लिखी गई, यानी रहस्यवाद को लेकर के। छायावाद में अगर आप देखोगे, छायावाद के कवियों ने संस्कृत भाषा का, भाव का, प्रतीकों का और कलात्मक रूप से कविता लिखा। छायावाद में अगर आप देखेंगे प्रेम को लेकर के कविताएं लिखी गई, बल्कि अध्यात्म को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, इस प्रकार की कविताएं कह सकते भाई मेरे छायावाद में खूब लिखी गई। अगर मैं छायावाद की बात करूं, छायावाद के 4 कवि हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, जिन्होंने कामायनी और आंसू कविता लिखी। जयशंकर प्रसाद क्या है भैया? छायावाद के प्रमुख कवि है, जिन्होंने आंसू और कामायनी लिखा। छायावाद के दूसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने अनामिका और परिमल जैसी कविता लिखी है। छायावाद के तीसरे कवि हैं, कह सकते हो भैया सुमित्रा नंदन पंत, जिन्होंने कह सकते पल्लव, गुंजन या ग्राम्य नाम की कविता लिखी। छायावाद की चौथी कवि हैं महादेवी वर्मा जी। छायावाद की चौथी कवि कौन है? महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने कह सकते कि निहार, रश्मि या संध्या गीत जैसी कविताओं को लिखा। तो भाई मेरे छायावाद बहुत एक इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में छायावाद की पृष्ठभूमि भी पूछी जा सकती है। तो भाई छायावाद की पृष्ठभूमि लगभग वैसी होगी जैसे, खास तौर से अगर मैं बात करूं, जैसे द्विवेदी युग में और कह सकते भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि, वैसी लगभग छायावाद। छायावाद में राजनीति कैसे है, समाज कैसे है, संस्कृति कैसे है, साहित्य कैसे है, लगभग वैसे ही आपको छायावाद की पृष्ठभूमि बतानी पड़ेगी जैसे द्विवेदी युग में और कह सकते हो भारतेंदु युग में रही है। ठीक है, तो छायावाद बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छायावाद से कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जो मैंने आपको बताया यही आपको एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा भाई मेरे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका पूरा नाम है हरिऔसत की कविताओं की प्रवृत्ति बताओ। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं, हरिऔसत जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत को लेकर के क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो भाई मेरे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत के काव्य की प्रवृत्ति बताओ। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं वो किस प्रकार की कविताएं लिखते थे, उनके कौन कौन से विषय होते थे, उनकी काव्यगत विशेषता बतानी है। भैया अगर मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय अगर हरिऔसत की अगर मैं बात करूं तो वो किस प्रकार की कविता, देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत जो हैं 1869 से लेकर के 1947 तक ये रहे। हिंदी साहित्य में
द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔसत है द्विवेदी युग के कवि हैं। यानी कह सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने हिंदी कविता को संस्कार, शुद्धता, आदर्शवाद और अनुशासन जैसी योगदान दिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है इन्होंने ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में अपनी कविताओं की इन्होंने रचना की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔसत है किस प्रकार की कविता लिखते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है वो आदर्श को लेकर के बहुत कविताएं लिखते हैं। आदर्शवादी व्यक्ति होना चाहिए। आदर्शवाद को लेकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने भैया कविताएं लिखी हैं। आदर्शवाद समझते हो जैसे हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें किन चीजों का पालन करना चाहिए, हमें धर्म को मानना चाहिए, हमें अपना चरित्र निर्माण कैसे करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें अपने अंदर संयम रखना चाहिए, समर्पण रखना चाहिए। इस प्रकार की कविताएं यानी आदर्शवादी कविताएं जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने लिखी है भाई मेरे। अगर हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत की बात करें तो ज्यादातर उनकी जो कविताएं हैं बड़ी आदर्शवादी कविताएं हैं, क्योंकि वो आदर्शवादी कवि है। और आदर्शवाद को लेकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है या हरिऔसत जो है इस प्रकार की कविता हरिऔसत भाई मेरे खूब लिखते हैं। आदर्शवाद को लेकर के, समाज में नैतिकता को लेकर के, या कह सकते हैं कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, इस प्रकार की कविताएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने लिखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत जो हैं वो राष्ट्र भक्ति को लेकर के या देश भक्ति को लेकर के, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने देश प्रेम और भारत का गौरवशाली इतिहास को लेकर के कई सारी कविताएं लिखी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत जो हैं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश प्रेम को लेकर के कई सारी कविताओं को लिखा है। यानी राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम को लेकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत कविता लिखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत जो उन्होंने धर्म को लेकर के, जैसे धार्मिक भावनाओं को लेकर के, ईश्वर की भक्ति को लेकर के, इस प्रकार की कविताएं भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने लिखा है। यानी उन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत जो है नैतिकता को लेकर के और धर्म को लेकर के, यानी ईश्वरीय भक्ति को लेकर के, ईश्वरीय प्रार्थना को लेकर के, भगवान को मानना चाहिए, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की कविताएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने लिखी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने भैया प्रकृति चित्रण को लेकर के, अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है उन्होंने द्विवेदी युग में प्रकृति चित्रण भी किया है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने प्रिया प्रवास जैसी कविताओं में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। यानी झील हो, झरना हो, नदी हो, पहाड़ हो, इस प्रकार के जो विषय हैं इन पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने काफी कविताओं के लिए लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔसत है उन्होंने नारी सम्मान को लेकर के या नारी की गरिमा का चित्रण भी किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत कहते हैं कि नारी जो है वो मर्यादा, त्याग और सहनशीलता का प्रतीक है। नारियां जो हैं वह उनका जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। नारियों में ममता होती है, महिलाओं में त्याग होता है, महिलाओं में समर्पण होता है, महिलाएं सहनशील होती हैं, महिलाओं में स्नेह भरा होता है। इस प्रकार की बातें कह सकती कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने कहा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने वैदेही वनवास में सीता जी के चरित्र को दिखा करके उन्होंने नारी की गरिमा का चित्रण किया है। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔसत हैं वो नारी चित्रण भी करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने प्रेम को लेकर के और वियोग को लेकर के, यानी सौंदर्य या प्रेम या वियोग को लेकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत कविताएं लिखते हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔसत हैं ये ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में इन्होंने अपने ज्यादातर कविता लिखी। भाषा शैली तो भाई इनकी जो भाषा शैली वो ब्रज भाषा है, या आप लोग कह सकते हैं कि अवधी भाषा में इन्होंने अपनी ज्यादातर कविताओं को लिखने का काम किया है। अगर मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत की बात करूं तो ये ममता को लेकर के, प्रेम को लेकर के, शिक्षावाद को लेकर के, उपदेशों को लेकर के इस प्रकार की कविताएं लिखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है वो सिर्फ मनोरंजन को लेकर के कविता नहीं लिखते हैं, बल्कि समाज को जगाने के लिए, जिससे समाज को शिक्षा मिले, जिससे समाज को संस्कार मिले, इस प्रकार की कविताएं कह सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔसत हैं उन्होंने इस प्रकार की कविताओं का लेखन किया है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत ने प्रिया प्रवास की कविता लिखी है, वैदेही वनवास लिखा है, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य पर कह सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत का एक प्रमुख दौर हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए भाई मेरे अगला क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट है, ठीक।
देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे क्या रहेगा, जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषता। ये आपसे भी एग्जाम में जयशंकर प्रसाद को लेकर के भाई मेरे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद ने भैया वेदना को लेकर के खूब लिखा, दुख दर्द वेदना जो होती ना, दुख को लेकर के, यानी जयशंकर प्रसाद के जीवन में भाई मेरे जो दुख रहा है, जो दर्द रहा है, उस दुख दर्द को लेकर के कह सकते कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं में ज्यादा से ज्यादा लिखा है। क्योंकि छायावाद के ज्यादातर जो कवि हैं उनके जीवन में जो दुख है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, इस प्रकार की कविताएं कह सकते हैं कि छायावाद के लगभग सभी कवियों ने लिखा है। ठीक है, उनके जीवन में जो व्यक्तिगत दुख है, जो उनके जीवन में व्यक्तिगत दर्द है, उस दुख और दर्द को कह सकते हो कि छायावादी कवियों ने अच्छी तरीके से बताया है। और जयशंकर प्रसाद अपनी वेदना और पीड़ा को लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने जी प्रेम और सौंदर्य को लिखा है, यानी जयशंकर प्रसाद भाई प्रेम के कवि हैं। नायक नायिका का प्रेम है, या राधा कृष्ण का प्रेम है, या जो कह सकते कि जो एक प्रकार से नायिका की सुंदरता है, जो उसके नयन कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंख कैसे हैं, इस प्रकार की कविता यानी सुंदरता को लेकर के लिखा है। अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात हूं, जयशंकर प्रसाद जी ने भाई कह सकते कि नारी सम्मान को लेकर के, भाई महिलाओं को लेकर के बड़ा, जैसे उन्होंने सीता, रुक्मणी, अनुसुईया, इस प्रकार से कह सकते आदर्शवादी नारियों का चित्रण करके अपनी कविताओं में उन्होंने महिलाओं के प्रति बड़ा सम्मान दिखाया है। और जयशंकर प्रसाद कह सकते कि नारियों की स्वतंत्रता को लेकर, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के दौर में कह सकते भैया नारियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, घर की चार दीवारी के अंदर में कैद हैं, उनको पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद कह सकते अपनी कविताओं के माध्यम से नारी उत्थान को लेकर के महिलाओं को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले, अधिक से अधिक मिले, इसलिए जयशंकर प्रसाद की कविताओं में नारी को लेकर के भी खूब लिखा गया। जयशंकर प्रसाद ने कह सकते भैया राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति को लेकर के, जयशंकर प्रसाद के दौर में अगर आप देखोगे तो भाई देश गुलाम है, अंग्रेजों का शासन है, और अंग्रेज हमारे देश पर शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, और हमारी यहाँ की जो जनता है उसको खूब परेशान कर रहे हैं। तो कह सकते जयशंकर प्रसाद जी ने देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति को लेकर के उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है। क्योंकि अंग्रेज जिस प्रकार से हमारे देश को लोगों का शोषण करते थे, उनका दमन करते थे, इस प्रकार की कह सकते कविताएं जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। और जयशंकर प्रसाद की अगर बात करूं तो जयशंकर प्रसाद ने रहस्य को लेकर के, ईश्वरीय रहस्य को लेकर के, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और कह सकते ईश्वरीय भक्ति को लेकर के, यानी भक्ति आंदोलन के जैसे कवि कविता लिखते हैं, वैसी कविताएं जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है। अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद खड़ी बोली हिंदी और संस्कृत निष्ठ भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग करते अपनी कविताओं में। ठीक है, तो भाई जयशंकर प्रसाद जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगता है, जो कि आपके एग्जाम में भाई मेरे पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य क्या हैं, या जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं। तो भाई जयशंकर प्रसाद वेदना को लेकर के लिखते हैं, यानी दुख दर्द उनके जीवन में जो रहा उसको लेकर के लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद कह सकते भाई प्रेम का कवि है, प्रेम को लिखता है, सौंदर्य को भी लिखता है, सुंदरता को, यानी प्रकृति सौंदर्य का भी कवि जयशंकर प्रसाद। तो भाई प्रकृति सौंदर्य को लेकर के भी जयशंकर प्रसाद ने कविताएं लिखी हैं कि भाई प्रकृति कितनी सुंदर है, वो कितनी बढ़िया, कितनी मनोरम लग रही है, झील, झरना, नदी, पहाड़, इसको लेकर के। और जयशंकर प्रसाद जब सुंदरता को लिखते हैं तो नारी की सुंदरता का भी गुणगान उन्होंने खूब किया है। और नारियों के प्रति जयशंकर प्रसाद जी के मन में बड़ा सम्मान है, बड़ा आदर है। तो कह सकते कि जयशंकर प्रसाद नारियों के सम्मान को लेकर के, ठीक है, नारी को प्रेम की मूर्ति बताया है, नारियों में करुणा है, दया है, ममता है, ये सारे गुण नारियों में है, महिलाओं में है। तो इन सब का गुणगान कह सकते कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविताओं में किया है। जयशंकर प्रसाद की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने देश प्रेम, राष्ट्रवाद को लेकर के कविता लिखी, क्योंकि उस समय हमारे देश भाई मेरे क्या गुलाम है। तो कह सकते कि जयशंकर प्रसाद जो हैं कि जो देश गुलाम है उसको लेकर के कह सकते कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविताओं में लिखा है। और ये हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलता है कि एक प्रकार से जिस प्रकार से राष्ट्र का प्रेमी है, देश प्रेमी कवि है, तो उसकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। ठीक है, रहस्यवाद को लेकर के, ईश्वरीय रहस्य को लेकर के, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, हम लोगों से परमात्मा का क्या संबंध है,
इस प्रकार के रहस्यवादी कविताएं भी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने समाज सुधार को लेकर, समाज में जातिवाद है, छुआछूत है, ठीक है, समाज में सती प्रथा है, बलि प्रथा है, इस प्रकार की कविताएं भी कह सकते हैं भाई मेरे जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविताओं में लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कह सकता हूं कि भाई मेरे आपके एग्जाम में जयशंकर प्रसाद को लेकर के एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे भाई मेरे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य की पृष्ठभूमि बताओ। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतर वस्तु क्या है, यानी कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो किस प्रकार की कविता लिखते हैं। और कह सकते हैं भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपकी एग्जाम में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को लेकर के क्वेश्चन भाई मेरे 100% आएगा या क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। तो अगर मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करूं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मानवतावाद का चित्रण करते हैं। यानी मानव को कैसे, यानी मानव को अच्छा होना चाहिए, उसको कैरेक्टर उसका चरित्रवान होना चाहिए। तो मानव के चरित्र को लेकर के, मानव में दया होनी चाहिए, मानव में समर्पण होना चाहिए, मानव संस्कारी होना चाहिए, मानव में एक प्रकार से कह सकते हो भाई उसे दूसरे का दुख दर्द समझना चाहिए। यानी मानवतावाद का चित्रण को, यानी मानवता को लेकर के, यानी मानव में सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, ठीक है, या हिंसा की प्रवृत्ति मानव में नहीं हो। मानव का एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, मानव को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार की कविताएं कह सकते कि जयशंकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर आप कविताओं की बात करेंगे, अंतर वस्तु या उनकी पृष्ठभूमि क्या है या किस प्रकार की कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हैं, तो भैया मानवतावाद को लेकर के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने खूब कविता लिखी। अगला शोषित वर्ग को लेकर के, हमारे समाज में जिस प्रकार से किसानों के साथ शोषण हो रहा, दमन हो रहा है, जिस प्रकार से मजदूरों के साथ शोषण दमन हो रहा, और अंग्रेज जिस प्रकार से शोषण और दमन भारतीय जनता का कर रहे थे, तो उस शोषित वर्ग को लेकर के महिलाओं का हमारे समाज में किस प्रकार से शोषण होता है, गरीब लोगों का किस प्रकार से हमारे देश में शोषण होता है, ठीक है, किसानों का कैसे शोषण हो रहा है, मजदूरों का कैसे शोषण हो रहा है। तो हमारे समाज में जो शोषित वर्ग है, जिसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिसका शोषण किया जा रहा है, जिसके साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, उस शोषित वर्ग के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सहानुभूति रखी है, उनसे एक प्रकार से उनका हमदर्दी है भाई। और इस प्रकार की कविताएं शोषण के खिलाफ कह सकते हैं कि भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने काफी कविताओं को लिखा है और उनकी कविताओं में कह सकते हो कि जो शोषण है उस शोषण को लेकर के सहानुभूति है। अगला प्रकृति चित्रण का वर्णन कह सकते भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने खूब किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह सकते हैं इन्होंने एक प्रकार से भैया इनके जीवन में खुद ही दर्द रहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी एक विद्रोही कवि है, वो कह सकते विद्रोही है, उनके जीवन में काफी संघर्ष रहा, तो अपने जीवन के संघर्षों को लेकर के लिखा है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है विद्रोही कवि है, हर चीज के प्रति विद्रोह कर देता है, वो सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानता है, समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ विद्रोही कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने समाज में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो सती प्रथा है, जो बाल विवाह है, इसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते कि समाज जो है, समाज का जो ताना बाना वो सही नहीं है, उसके खिलाफ वो विद्रोह करते। तो विद्रोही कवि है सूर्यकांत, और विद्रोह को लेकर के लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उन्होंने भैया प्रकृति चित्रण को लेकर के, नेचर को लेकर के खूब लिखा। प्रकृति जैसे झील, झरना, नदी, पहाड़, ये सारे जो टॉपिक हैं, सारे जो विषय हैं, इन सारे विषयों को लेकर के प्रकृति चित्रण को लेकर के लिखा है। अगला श्रृंगार को लेकर के, नायक नायिका के प्रेम को लेकर के, राधा कृष्ण को के प्रेम को लेकर के, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है भैया प्रेम को लेकर के भी इन्होंने लिखा है, प्रेम का कवि भी है। लेकिन विद्रोही सबसे इंपॉर्टेंट कवि, पहला हेडिंग विद्रोही बना, विद्रोह की कविता खूब लिखते हैं क्योंकि इनके जीवन में खुद भाई मेरे खूब दुख दर्द रहा है, खूब इन्होंने जीवन में खूब तकलीफ उठाई है, ठीक है। तो और समाज ने इनको जिस प्रकार से परेशान किया है, जिस प्रकार से पारिवारिक समस्याएं आती हैं, जिस प्रकार से इनके जीवन में खुद दुख रहा है, इनकी पत्नी का जल्दी ही स्वर्गवास हो गया है और इनके पारिवारिक समस्या इनके साथ बहुत रही है, तो उस दुख दर्द को लेकर के या उस कह सकते हैं कि विद्रोह को लेकर मिलता। और श्रृंगार की कविताएं, प्रेम की कविताएं भी भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हैं। अगर मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करूं तो इन्होंने संस्कृत में, हिंदी में, ब्रज में या कह सकते हैं कि खड़ी बोली में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ज्यादातर कविताओं को लिखते हैं। क्या
खड़ी बोली का कवि है और इनकी कविताओं को अगर आप देखेंगे ज्यादातर कविताएं जो है उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखा है। और कैसी कविताएं लिखते हैं? खड़ी बोली का प्रयोग इनकी कविताओं में हम लोगों को ज्यादातर देखने को मिलता है और ज्यादातर कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो भाई मेरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है एक इम्पोर्टेंट कवि हैं और इनसे कह सकते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैथिली शरण गुप्त को लेकर के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की विशेषता क्या है, या मैथिली शरण गुप्त के काव्य की अंतर वस्तु क्या है, या मैथिली शरण गुप्त के कह सकते हो कि वो एक प्रकार से मैथिली शरण गुप्त की प्रवृत्तियां क्या हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भाई मैथिली शरण गुप्त जो है वो किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं? तो अगर मैं मैथिली शरण गुप्त की बात करूं, नारी सम्मान को लेकर के उन्होंने खूब लिखा है, महिलाओं को लेकर के, नारियों के प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा स्नेह है, प्रेम है। नारियों के प्रति भाई महिलाओं को जिस प्रकार से आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, पढ़ लिख नहीं पाती हैं, नारियों के साथ जिस प्रकार से शोषण और दमन होता है, इस प्रकार की कविताएं मैथिली शरण गुप्त की बहुत सारी हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं नारियों को लेकर के या महिलाओं को लेकर के इनकी कविताएं हमें ज्यादा दिखाई देती हैं। यानी महिला बेसिक कविताएं इन्होंने महिलाओं को टारगेट करके इनकी कविताओं में ज्यादा हमें देखने मिलता है कि नारियों के प्रति सहानुभूति है, महिलाओं को जैसे घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता है, जिस प्रकार से हमारे समाज में महिलाओं के साथ शोषण होता है या महिलाओं का आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो नारी सम्मान को लेकर के नारियों के प्रति जो सहानुभूति है, इस प्रकार की कविताएं मैथिली शरण गुप्त की खूब हैं। मैथिली शरण गुप्त भैया देश प्रेम और राष्ट्रवाद की कविताएं खूब लिखते हैं, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त का जो समय जो दौर है वो कह सकती कि देश गुलाम है, तो देश प्रेम को लेकर के या राष्ट्रवाद को लेकर के मैथिली शरण गुप्त ने कविताओं में लिखा है। जिस प्रकार से अंग्रेज हमारे देश में कह सकते किसानों का, गरीबों का, महिलाओं का जिस प्रकार से वो शोषण और दमन कर रहे थे, तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ देश प्रेम को और राष्ट्र प्रेम को जगाने का प्रयास मैथिली शरण गुप्त ने किया है। और भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो नेशनल पोइट है भारत के, एक तो रामधारी सिंह दिनकर हैं और रामधारी सिंह दिनकर के बाद जो राष्ट्रवाद या कह सकते यानी कह सकते नेशनल पोइट है, और इन्हें कह सकते हो कि नेशनल पोइट इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि देश प्रेम को लेकर के राष्ट्रवादी कविताएं खूब लिखी, इसलिए मैथिली शरण गुप्त कौन है, भारत के राष्ट्रीय कवि हैं, नेशनल पोइट है। ठीक है, एक तो दूसरे रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर को देखोगे और मैथिली, देखिए इसमें दिनकर है नहीं, तो भाई दिनकर की अगर मैं मैथिली शरण गुप्त की बात करूं तो मैथिली शरण गुप्त भैया राष्ट्र का कवि है, इसलिए कह सकते हैं देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रवाद की कविताएं मैथिली शरण गुप्त में खूब लिखा है। मैथिली शरण गुप्त जो है समाज सुधार को लेकर के, समाज में गरीबी है, अशिक्षा है, छुआछूत है, समाज में जातिवाद है, समाज में सती प्रथा है, बलि प्रथा है, तो इस प्रकार से समाज में जो सामाजिक समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं को भी कह सकते हैं कि भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त ने जी ने लिखा है। और मैथिली शरण गुप्त प्रकृति का भी वर्णन करते हैं, प्रकृति चित्रण को लेकर के, झील, झरना, नदी, पहाड़ और प्रकृति चित्रण के जरिए देश प्रेम को लिखती है मैथिली शरण गुप्त। भाई जो व्यक्ति अपने देश के झील, झरना, नदी, पहाड़ और प्रकृति से प्रेम करेगा वो देश से तो प्रेम करेगा ही करेगा ना भाई। अरे जो आदमी अपने देश की प्रकृति से, नेचर से प्रेम कर रहा वो व्यक्ति अपने देश से भी प्रेम करेगा, इसलिए कह सकते कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया, या कह सकते उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के इन्होंने ज्यादातर कविताएं लिखी हैं। और प्रकृति प्रेम को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के, इसका तो वर्णन उन्होंने किया ही किया है। ठीक है, मानवता को लेकर के, भाई हम इंसानों में सच्चाई होनी चाहिए, हमें ईमानदारी होनी चाहिए, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, इसलिए मानवतावाद को लेकर के भी कह सकते कि मैथिली शरण गुप्त की काफी कविताएं हम लोगों को देखने को मिलती है। तो भाई मैथिली शरण गुप्त कह सकते एक इंपॉर्टेंट कवि हैं जिनको लेकर के कह सकते एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैथिली शरण गुप्त तो वैसे भी हमारे नेशनल पोइट हैं, तो मैथिली शरण गुप्त एक इंपॉर्टेंट पोइट रहेगा। इनसे कह सकते कविता भी, संदर्भ सहित व्याख्या भी आएगी और इनका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले जो हमारे कवि हैं भैया है राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी की काव्यगत विशेषता क्या है, या राम नरेश त्रिपाठी के कह सकते हो कि प्रवृत्तियां क्या है। तो राम नरेश त्रिपाठी किस प्रकार की कविता लिखते हैं, तो राम नरेश त्रिपाठी जो है भाई मेरे देशभक्ति को लेकर के
और देश प्रेम को लेकर के उन्होंने कविताएं ज्यादातर लिखी हैं। क्या है? अगर मैं राम नरेश त्रिपाठी की बात करूं तो राम नरेश त्रिपाठी देशभक्ति को लेकर के, क्योंकि इस समय के ज्यादातर कवि ने देशभक्ति को, क्योंकि भाई अंग्रेजों का समय है, अंग्रेज शोषण व दमन करते, किसानों को परेशान करते, महिलाओं को परेशान करते हैं, मजदूरों को परेशान करते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इस देश को लूटा है, खसोटा है, और उस समय भाई अगर आप देखेंगे तो छायावाद के समय हमारे देश में आंदोलन भी चल रहा, राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के साथ। तो राष्ट्रीय आंदोलन जब था तो इस समय के राम नरेश त्रिपाठी जो हैं वो गांधी जी से बड़े प्रभावित हैं। तो कह सकते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी ने देशभक्ति या राष्ट्रवाद को लेकर के इन्होंने ज्यादातर कविताओं को लिखा है। अगला लोक जीवन को लेकर के, यथार्थ को लेकर के, किसानों की सच्चाई क्या है, मजदूरों की सच्चाई क्या है, देश में समाज की सच्चाई क्या है। तो लोक जीवन का यानी राम नरेश त्रिपाठी यथार्थवादी कवि है, रियलिटी को लिखता है भाई, समाज की सच्चाई को लिखने वाले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी कह सकते हैं इन्होंने सामाजिक सच्चाई क्या है, सामाजिक यथार्थ क्या है, यानी समाज की सच्चाई को और समाज की रियलिटी को किसी ने लिखा है तो भाई मेरे कौन है? राम नरेश त्रिपाठी हैं। यानी उन्होंने कह सकते हैं कि लोक जीवन के साथ साथ जीवन में क्या समस्याएं हैं या क्या परेशानी है, भारतीय समाज की क्या सच्चाई है, इस सच्चाई को और कह सकते यथार्थवादी कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया है। भाई राम नरेश त्रिपाठी ने जो भी कविताएं लिखी हैं या जो भी काव्य लिखे हैं उसमें सरल भाषा हिंदी का प्रयोग किया है, या सहज भाषा का प्रयोग राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। अगला गीतात्मकता, यानी राम नरेश त्रिपाठी ने जो कविताएं लिखी हैं वो गीत के रूप में लिखा है, यानी हम उसको गा भी सकते हैं। उन कविताओं को बहुत मिठास उन कविताओं में भरी है। अगर हम लोग बात करें भाई मेरे राम नरेश त्रिपाठी, तो राम नरेश त्रिपाठी को लेकर के भी आपके एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन बन सकता है, और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम नरेश त्रिपाठी को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, महादेवी वर्मा की विशेषताएं, यानी महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं या महादेवी वर्मा की प्रवृत्तियां। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे 100% आ सकता है, क्योंकि महादेवी वर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं छायावाद की, और इनको लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो भाई महादेवी वर्मा को लेकर के, जैसे महादेवी वर्मा भाई वेदना को लेकर के खूब आती, अरे भाई महादेवी वर्मा महिला हैं, और महादेवी वर्मा की भाई जब शादी हो गई है और बहुत ही जल्दी ये विधवा हो गई है, तो कह सकते कि महिलाओं की क्या समस्या है समाज में, क्योंकि इन्होंने स्वयं ही भाई मेरे विधवा का जीवन जिया है। तो विधवा के जीवन में क्या समस्या होती कि जब पति की डेथ हो जाती है, तो उसी दुख दर्द और तकलीफ को गाया है। कह सकते वेदना मतलब होता है भैया दुख दर्द तकलीफ। एक महिला के जीवन में क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, इसको कह सकते कि महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में लिखने का प्रयास किया है। यानी कह सकते कि महादेवी वर्मा महिलाओं की जो समस्या है, वो चाहे घरेलू समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, या पति की डेथ हो चुकी है, पति नहीं है, तो उस महिला को कैसा जीवन जीना पड़ रहा है और किस प्रकार की समस्याएं समाज में आ रही हैं, तो इन सारी समस्याओं को लेकर सकते कि महादेवी वर्मा ने इस प्रकार की कविताओं को लिखा है। दूसरा, छायावाद का प्रभाव महादेवी वर्मा पर खूब रहा है। महादेवी वर्मा कह सकते कि इनके अंतर मन में, यानी इनके मन में जो महादेवी वर्मा के मन में जो भाव आते हैं, उन भावों को लेकर के महादेवी वर्मा जी ने कविताएं लिखी हैं। यानी महादेवी वर्मा को कह सकते उन्होंने सौंदर्य को लेकर के, प्रेम को लेकर के, प्रकृति चित्रण को लेकर के, इस प्रकार के विषयों को लेकर के महादेवी वर्मा जी ने कविताओं को लिखा है। नारी संवेदना को लेकर के महादेवी वर्मा कहती हैं, इस बात में नारियों के लेकर के जब कविता लिखती कहती हैं कि नारियों को खुद ही जीना नहीं आता है, और एक इसमें कहती हैं महिलाओं को लेकर के कि महिलाओं ने बड़े बड़े आदर्श अपने लिए बना लिए हैं, क्योंकि महिला है तो इसलिए ज्यादातर कविता इनको महिलाओं पर ही है। ठीक है, तो देखो भाई महादेवी वर्मा कह रही कि भैया महिलाओं ने अपने लिए बड़े बड़े आदर्श बना लिए। जैसे महिला सोचती है कि मुझे सीता बनना है, मुझे सावित्री बनना है, मुझे अनुसुईया बनना है, यानी महिलाओं ने अपने लिए बड़े बड़े आदर्श बना लिए हैं और उन्हीं आदर्शों को फॉलो करने में पीछे चल पड़ी हैं। और यानी महिलाएं जीवन उनको कैसे जीना है स्वयं ही महिला भूल चुकी है, और महिलाओं को पुरुषवादी जो समाज है वो जानबूझ करके बड़े बड़े आदर्शों को बता देता है कि महिला को ऐसा होना चाहिए, महिला को वैसा होना चाहिए।
ठीक है। यानी महिलाएं स्वयं ही जीना भूल गई हैं और महिला होते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की इच्छा का ख्याल नहीं रखा जाता है, ठीक है। जैसे भारतीय समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है और भाई महिला को बता दिया जाता है कि भैया कि तुम पति की पूजा करो, पति ही परमेश्वर है। पति चाहे शराबी है, कबाबी है, जुआड़ी है, नशेड़ी है, लेकिन महिला को उसको भैया भगवान ही मानना, ईश्वर ही मानना है और महिला कभी भी पति की अवहेलना नहीं कर सकती है। इसलिए कह सकती कि महादेवी वर्मा जो है नारी संवेदना को लेकर के, नारियों को स्वाभिमान को लेकर के इस प्रकार की कविता कह सकते कि महादेवी वर्मा ने ज्यादातर लिखा है, क्योंकि एक विधवा के रूप में जीवन जिया और एक महिलाओं को खुद भी महादेवी वर्मा जी भाई मेरे महिला हैं, तो महिलाओं के जो विषय हैं या महिलाओं के जो टॉपिक है, महादेवी वर्मा इस बात को कह रहे कि भाई महिलाओं ने अपने लिए बड़े बड़े आदर्श बना लिए हैं। महिलाएं जो हैं उनकी शादी किसी से भी करवा दी जाती है और महिलाएं कभी कुछ बोलती नहीं है। उनका पति कैसा भी है, चाहे वो कैसा व्यक्ति है, फिर भी उसे अपना परमेश्वर मान रही है, भगवान मान रही है, ठीक है। यानी महिलाओं ने अपने लिए ऐसे इतने बड़े बड़े आदर्श पुरुषों ने उसके लिए बना दिए हैं कि महिला सिर्फ उसे आदर्शों को ही फॉलो कर रही है या आदर्शों में ही क्या अपना जीवन जी रही है। जैसे महादेवी वर्मा प्रकृति चित्रण को लेकर के, प्रकृति को लेकर के यानी नेचर को लेकर के, यानी झील, झरना, नदी, पहाड़, इन चीजों के जरिए कह सकते हो महिलाओं का वर्णन करती है, यानी प्रकृति चित्रण भी कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो भाई मेरे महादेवी वर्मा एक इंपॉर्टेंट कवि हैं और महादेवी वर्मा को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है और मुझे लगता है कि महादेवी वर्मा को लेकर के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाएंगे, ठीक है, आ सकते हैं। अगला बात करें भाई हम लोग सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत भाई छायावाद के बड़े कवि और कह सकते प्रकृति। सुमित्रा नंदन की कविताओं में सिर्फ एक ही खासियत आपको दिखाई देगी कि प्रकृति को लेकर के खूब लिखते हैं, नेचर को लेकर के, झील, झरना, नदी, पहाड़, इस प्रकार की कविताएं क्या है सुमित्रा नंदन पंत की हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलती हैं। यानी सुमित्रा नंदन की पंत की कविताओं में देखोगे प्रकृति सौंदर्य खूब है और इनको प्रकृति का ही कवि बोला जाता भाई मेरे सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत झील है, झरना है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है, इस प्रकार के यानी प्रकृति में जीव को देखते हैं, यानी कहते हैं भाई प्रकृति से प्रेम करो क्योंकि प्रकृति में भी जीव है। और सुमित्रा नंदन पंत को कह सकते हैं भैया प्रकृति प्रेमी कवि कहा जाता है। इनकी कविताओं को अभी हम लोग जब पढ़ेंगे खास से, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में 3 संदर्भ सहित व्याख्या भी यानी करना है, तो संदर्भ सहित व्याख्या में समझना पड़ेगा कि सुमित्रा नंदन जो पंत है वो खास तौर से प्रकृति का प्रेमी है, प्रकृति को लेकर के खूब लिखते हैं। तो दूसरा, इन सुमित्रा नंदन पंत भावनाओं को लेकर के लिखते हैं, जैसे प्रेम की भावना है, प्रकृति की भावना है, ठीक है, या सौंदर्य की भावना है, भावनात्मक कवि लिखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत बिंबों का बड़ा, बिंब का मतलब समझते हो यानी किसी एंगल के आधार पर लिखते हैं, जैसे प्रकृति यानी पर्वत को आधार बना करके लिख दिया, पेड़ पौधा, झरना, नदी, पहाड़ को आधार बना करके इन्होंने कविता लिख दी है। यानी सुमित्रा नंदन पंत तथ्यात्मक कविता लिखते हैं, यानी वो फैक्ट के आधार पर लिखता है, यानी कह सकते हैं जैसे नदी को आधार बना के कविता लिखेंगे, झील को आधार बना के कविता लिखेंगे, पहाड़ को आधार बना करके कविता लिखेंगे। इस प्रकार से कह सकते कि आधारवादी कविताएं जो हैं वो हमें ज्यादातर किसकी दिखाई पड़ती है भाई मेरे सुमित्रा नंदन पंत की। तो सुमित्रा नंदन पंत में अगर आप देखो संस्कृत निष्ठ भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं भैया खड़ी बोली में कम है, हिंदी में कम है, लेकिन संस्कृत निष्ठ और संस्कृत में कह सकते आउटस्टैंडिंग संस्कृत बोलते हैं। और प्रकृति का चित्रण की इनके कविताओं पढ़ोगे तो उसमें जबरदस्त संस्कृत है। तो इन्होंने प्रकृति का प्रेमी तो है सुमित्रा नंदन और प्रकृति नेचर को लेकर के खूब लिखते हैं, लेकिन इनकी भाषा को अगर आप देखोगे तो संस्कृत खूब भरी पड़ी है। हिंदी भाषा का प्रयोग तो करते हैं, चलो हिंदी भाषा भी है, लेकिन कह सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ भाषा इनकी बहुत ज्यादा है। और सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति का प्रेमी कवि है, झील, झरना, नदी, पहाड़ को लेकर के लिखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रेम को लेकर के भी इन्होंने लिखा है, प्रकृति प्रेम को लेकर के, प्रकृति के सौंदर्य को लेकर के, नारी के सौंदर्य, भाई प्रकृति की सुंदरता का नारी की सुंदरता से जोड़ने का प्रयास किसने किया? सुमित्रा नंदन पंत ने किया। तो इस प्रकार की कविताएं हम लोगों को सुमित्रा नंदन पंत की देखने को मिलती हैं। तथ्यात्मक और भाषा की सौंदर्यता सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में भी हमें देखने को मिलती है। तो आए एक इंपॉर्टेंट कवि है सुमित्रा नंदन पंत, जिनको लेकर के आपके एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन आ सकता। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रताप नारायण मिश्र।
कि कविताओं की विशेषता क्या है। यानी प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ये किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं, यानी इनकी कविताओं में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, या किस प्रकार की कविताएं कह सकते हो कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखी है। तो अगर मैं प्रताप नारायण मिश्र की काव्य की विशेषता की बात करूं, या प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ये किस प्रकार की पोएम लिखते हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं राष्ट्रीयता को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के और राष्ट्रवाद को लेकर के, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र जब कविता लिख रहे हैं उस समय भाई क्या है, देश गुलाम है, देश अंग्रेजों का गुलाम है। तो गुलाम है देश, इसलिए कह सकते हैं कि गुलामी वाली जो पोयम है, जो कविताएं हैं, इसमें हमें यह ज्यादा देखने को मिलती हैं और ये कविताएं हमें यहाँ पर ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। तो राष्ट्रीयता को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के और सामाजिक जो समस्या है, सामाजिक चेतना को लेकर के भी प्रताप नारायण मिश्र ने कविताएं लिखी हैं। जो समाज में अगर आप देखोगे, जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें सामाजिक चेतना, भाई समाज में जैसे छुआछूत है, समाज में जातिवाद है, समाज में शोषण है, तो इस शोषणकारी समाज को लेकर के भी कविताएं ये लिखते हैं। समाज में सती प्रथा है, समाज में बलि प्रथा है, तो इस प्रकार की कविताएं भी भाई प्रताप नारायण मिश्र की हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो है व्यंग्यात्मक कवि है, व्यंग का कवि है। तो व्यंग्यात्मक कविताएं जैसे कटाक्ष बहुत करते हैं, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, उसको लेकर के व्यंग्यात्मक वर्णन कर सकते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। यानी प्रताप नारायण मिश्र की अगर आप कविताओं को देखेंगे तो व्यंग के कवि हैं, यानी इन्होंने अपनी ज्यादातर कविताओं में कह सकते भाई व्यंग का कह सकते हो कि एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है, व्यंग्यात्मक, यानी समाज पर कटाक्ष करते हैं, समाज में जो बुराइयां हैं या कह सकते जो सामाजिक समस्याएं हैं, ठीक है, उन सभी सामाजिक समस्याओं को लेकर के इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है कि भाई समाज में अगर आप देखोगे तमाम समस्याएं हमारे समाज में विद्यमान है, तो उन सामाजिक समस्याओं को लेकर के कह सकते कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने कविताएं लिखी हैं। सरलता यानी सरल भाषा का प्रयोग प्रताप नारायण मिश्र करते हैं, या सरल भाषा या खड़ी बोली हिंदी में ज्यादातर कविता लिखते हैं, और लोकल लैंग्वेज या कह सकते जो देसी भाषा के शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी कविताओं में खूब किया। रचनात्मकता, रचना इनकी बहुत बढ़िया बढ़िया आपको मिलेंगी रचनाएं, यानी कह सकते कि जैसे अपनी कविताओं में प्रताप नारायण मिश्र छंदों का प्रयोग अच्छा करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दोहों का बड़ा प्रयोग करते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र जो है रचनात्मकता का कवि है। तो भाई मेरे प्रताप नारायण मिश्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको लेकर के क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, हम लोग बात करते हैं, देखो एक बात बता दूं, जितने कवियों के बारे में मैंने आपको बताया है, सभी कवियों की अगर खासियत बात करें, उनकी विशेषता क्या है, भाई सभी कवियों ने लगभग देश प्रेम को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, अंग्रेजों के प्रति शोषण को लेकर के कविता सभी ने लिखी है। दूसरे जो सभी कवियों ने भैया प्रकृति चित्रण को लेकर के, क्योंकि ज्यादातर जो छायावाद के कवि हैं और प्रेमचंद द्विवेदी के कवि हैं, भाई मेरे कह सकते हो कि ये लोग प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के, तो प्रकृति को लेकर के इन सभी ने कविताएं लिखी हैं। दूसरा, इन सभी कवियों की बात करो समाज सुधार को लेकर के, अगर आप देख समाज में जो सामाजिक बुराइयां, जैसे समाज में गरीबी है, समाज में जातिवाद है, समाज में छुआछूत है, सती प्रथा है, बलि प्रथा है, इस प्रकार की कविताएं लगभग कह सकते भाई मेरे सभी कवियों ने लिखा समाज सुधार को लेकर के। दूसरा, अगर आप देखोगे नारियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के भी लगभग सभी कवियों ने महिलाओं का बड़ा जिक्र करते हैं, क्योंकि कोई कोई बताएगा महिलाओं को लेकर के कि महिलाओं की समस्या खराब है, महिला घर की चार दीवारी में कैद हैं। कोई कोई कवि नारियों के सम्मान को लेकर के, नारियों में प्रेम है, करुणा है, दया है, तो इसको लेकर के भी काफी कवियों ने कह सकते नारी प्रेम को लेकर के या नारी सौंदर्य को लेकर के भी इन सभी कवियों ने लगभग लिखा है। भाई समाज सुधार को लेकर के, या समाज को, भाई जो समाज में कुरीतियां हैं, जो समाज में बुराइयां हैं, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिहाज से या समाज में परिवर्तन हो। समाज, हमारा समाज जो जातियों में, हमारा समाज जो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, हमारे समाज में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, इसको दूर करने के लिए कह सकते इन लगभग सभी कवियों ने इस प्रकार की कविताओं को लिखा है। तो खास तौर से किसी भी कवि को लेकर के अगर कुछ भी पूछ ले, अगर आप ऐसे किसी कवि के बारे में आगे जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो लगभग यही जो मैं बातें बता रहा हूँ इसी को आप लिख दीजिएगा। अगला हम बात करें भैया भारतेंदु युगीन काव्य का विकास। देखो भारतेंदु युग में बात करूं तो भारतेंदु के बाद अगर आप देखोगे पंडित बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमाघन ने कविताओं को लिखा किया और भारतेंदु युग को आगे बढ़ाया। प्रताप नारायण मिश्र हैं कह सकते भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने कह सकते देशभक्ति, राष्ट्रवाद, देश प्रेम को लेकर के कविताएं लिखी। राधा चरण गोस्वामी
ये भी कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट कवि हैं, और राधा कृष्ण दास, तो इन सभी ने कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। और उन्हें कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में जैसे देश प्रेम को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, प्रकृति सौंदर्य को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के, तो इन सभी कवियों ने भी कह सकते हैं भारतेंदु युग में इसी प्रकार की कविताओं को लिखा है। ठीक है, अब मैं आप सबको बात करूंगा कि आपके एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या की, भाई आपको ना एग्जाम में ना कविताओं की व्याख्या करने आएगी, तो भाई मेरे आपको एग्जाम में कम से कम 5 या 6 कविताएं आती हैं, जिसमें से आपको 3 कविता की व्याख्या करनी पड़ेगी। 12-12 नंबर की आपको 3 कविता की व्याख्या करना पाएगा, और कंफर्म है भाई कविता आनी ही आनी है, और उन कविताओं को आपको व्याख्या करनी ही पड़ेगी। तो भाई मेरे कौन कौन सी कविताएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और किन किन कविताओं की व्याख्या करने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो चलिए हम उन्हीं कविताओं को देखते हैं। और जो जो मैं कविता बताऊंगा, देखो किसी को भी व्याख्या छोड़ करके नहीं आना, कविता को पढ़ोगे ना कुछ जरूर समझ में आएगा। देखो अभी जो मैं कवियों की विशेषता बताई है ना, लगभग यही सारी बातें उन्होंने अपनी कविताओं में भी लिखा है। तो भाई 3 कविता की व्याख्या करना है, और किसी को भी कविता की व्याख्या एग्जाम में छोड़ करके नहीं आना, इस बात को खास तौर से मेरा गांठ बांध लो या ध्यान में रख लो। ठीक है, तो कौन कौन सी कविताएं जो है जिनकी व्याख्या करनी, चलो मैं वो सारी आपको कविताएं बताता हूँ, और 3 व्याख्या सबको करके आनी है। जो जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा उनको पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे 12वां चैप्टर से शुरू होगा, जो इसमें आपको एग्जाम में कविताएं आएंगी। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो भारतेंदु की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औसत की कविताओं की हम लोग बात करेंगे। और खास तौर से जो इंपॉर्टेंट कविता है, तो अगर मैं बात करूं ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कविता रहेगी, ये रहेगी जैसे नैना वह छवि नहीं नहीं ना भूले, दया भरी चहुदिस की चितवनिया, नैना कमल दल फूले। तो ये नैना वाली जो कविता है इसको देख लेना है, थोड़ी ये भारतेंदु की है, और इसमें प्रेम मल्लिका में इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोयम हो सकती है। तो नैना नहीं चहुदिस भूले, ठीक है, इसको करके जाइएगा। ठीक है, दूसरी कविता जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे प्रेम में मीन मेष कछु नहीं, ये वाली कविता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो आपके एग्जाम में भाई मेरे पूछी जा सकती है, और इसको लेकर के आ सकता है। ये कविता मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है और आ सकती है, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है जहां जहां से पूछा जा सकता है। अगला देखो भाई प्रिया प्रवास, प्रिया प्रवास वाली कविता बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सबको प्रिया प्रवास पढ़ करके जरूर जाना है। जैसे अतः करूं यह कार्य मैं स्वयं, स्वहस्त में दुर्लभ प्राण को लिए, स्वजाति को जन्म धरा निर्मित मैं, ना भीत दूंगा विकराल ब्याल से, सदा करूंगा अपमृत्यु सामना, सा भीत दूंगा सुरेंद्र वज्र से। तो ये क्या है, प्रिया प्रवास इंपॉर्टेंट है। और प्रिया प्रवास जो है कह सकते कि हरि औषध, कह सकते पंडित बद्री नारायण प्रेमाघन जो हरि औषध हैं, उनकी ये कविता है। तो हरि औषध की जो कविता भैया प्रिया प्रवास से आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या कन्फर्म आएगी। ठीक है, और प्रिया प्रवास की जो भी कविताएं हैं सारी आ सकती है भाई। प्रिया प्रवास, पूरी प्रिया प्रवास पढ़ के जाना, ये भी प्रिया प्रवास की है। ठीक है, तो प्रिया प्रवास एक इंपॉर्टेंट कविता है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। और प्रिया प्रवास को एक बार इसकी व्याख्या भी पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि प्रिया प्रवास आना ही आना है, और एक कन्फर्म है भाई मेरे प्रिया प्रवास, मुझे लगता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, 13वां चैप्टर देखिएगा। 13वां चैप्टर क्या रहेगा, इसमें मैथिली शरणगुप्त और राम नरेश त्रिपाठी की कविता है, जिसमें मैं बात करूं जैसे यशोधरा और साकेत। मुझे ये 2 कविताएं इंपॉर्टेंट लगती है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यशोधरा और साकेत। ठीक है, पहली कविता भैया यशोधरा है। ठीक है, यशोधरा जो कविता देखो, इसमें अगर आप देखोगे यशोधरा कविता में कह सकती है कि इसमें ना ये जो कविता जैसे सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्यवघात, सखी वह मुझसे कह कर के जाते, कह तो क्या मुझको ही अपनी पग बाधा पाते हैं। भाई यशोधरा कविता जो भगवान बुद्ध जो अपना घर छोड़ करके चले गए थे अपनी पत्नी और बच्चों को सोता हुआ, उस कविता वो कविता है भाई यशोधरा कविता। और यशोधरा कविता किसने लिखा, मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखा है। और मैथिली शरणगुप्त ने एक कह सकते एक ऐतिहासिक कविता है, जिसमें कह सकते हो कि जो सिद्धार्थ हैं, यानी जो बाद में चल करके
गौतम बुद्ध बने, बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को रात में सोता हुआ छोड़ करके जो चले गए थे, तो उसमें उनकी पत्नी यशोधरा कह रही है कि मेरे पति यानी मेरे स्वामी तो चले गए, लेकिन यह मेरे लिए बड़ा दुख की बात है कि अगर वो मुझे बता करके जाते तो मुझे अच्छा लगता। मुझको तो बहुत माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख उसी को जाना जो मन में लाते, सखी व मुझसे कह कर के जाते। तो भाई मेरे सखी व मुझसे कह कर के जाते और मुझे पग बाधा ही पाते, यानी सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात। तो ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है यशोधरा वाली, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आ सकता है, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है, फिर आपको व्याख्या लिखनी है और फिर आपको विशेष लिखना है। तो भाई यशोधरा कविता देखो, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख मुख उसी को जाना जो वो मन में लाते, सखी व मुझसे कह कर के जाते। तो इस टाइप की चीजें आपको संदर्भ सहित व्याख्या में एग्जाम में भाई मेरे 100% आएगा। जैसे स्वयं ससज्जित करके क्षण में प्रियतम को पाणों के पण में हमी भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी व मुझसे कह कर के जाते। हुआ ना यह भाग्य भागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी व मुझसे कह कर के जाते। तो ये यशोधरा कविता भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या आएगी। सखी व मुझसे कह कर के जाते, ये आपको लाइनें मिलेंगी कविता को जब पढ़ोगे, ठीक है। पांच गए लौट भी आए, सखी व मुझसे कह कर के जाते, ये व्याख्या आपको 100% आएगी। अगली कविता भैया साकेत है, यह भी मैथिली शरणगुप्त की ही कविता है, जिसमें कह सकते कि भगवान राम के जो भाई है लक्ष्मण, उनकी पत्नी जो उर्मिला है, वो किस प्रकार से लक्ष्मण के वियोग में सती हो रही है, और उसी को लेकर के ये साकेत लिखी गई कविता है। मैथिली शरणगुप्त की एक बहुत इंपॉर्टेंट कविता भैया साकेत है, ठीक है। तो इस साकेत कविता में जैसे निज सौध सदन में उपटा पिता की छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्रणेश सचिव देवर, देते आकार आशीष हमें मिनवर, धन तुच्छ यह यद्यपि असंख्य आकार, पानी पीते मृग सिंह एक घाट पर, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, क्या सुंदर लता बितान तन है मेरा। ये वाली कविता जो है ना, एक खास तौर से ये जो आपकी साकेत कविता भाई इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या कन्फर्म आएगी। और संदर्भ सहित व्याख्या कैसी करनी आपको पता ही होगा। और भाई साकेत कविता को पढ़ के जाना, साकेत कविता को कोई भी छोड़ करके नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से साकेत बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, ठीक है। अगला मुझे अन्वेक्षण जो है, ये मुझे कविता उतनी सही नहीं लगती, अच्छी कविता है, और एक कविता मुझे ऐसा नहीं लगता कि एग्जाम में आ सकता है। जैसे पढ़ लेना एक बार आप लोग अन्वेक्षण भी। मैं ढूंढता तुझे था अब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था अब दीन के वतन में, तू आह बन किसी को मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोता था तेरी किसी चमन में, बन कर किसी के आंसू मेरे लिए बहतू, मैं देखता था तुझे मासूक के बदन में, दुख से रुला कर तूने मुझे चिताया, मैं मस्त हो रहा था अब हसाए अंजुमन में। तो ये कविता जो है अन्वेक्षण जो कविता है, ये भी आपके एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या में आ सकती है, और ये राम नरेश त्रिपाठी की भाई मेरी कविता है, ये जो अन्वेक्षण है, ठीक है। अगर आएगा तो इसको अन्वेक्षण से भी आपसे संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जा सकती है, और ये भी आ सकता है। देखो, वह कौन देश है, वह कौन सा देश है, मनमोहनी प्रकृति की गोद में बसा, सुख स्वर्ग सा देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्न देश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, नदियां जहां सुधा की धारा बह रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे वह देश कौन सा है। तो भाई वह देश कौन सा है, ये कविता भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती, वह देश कौन सा है, ये भी
राम नरेश त्रिपाठी की कविता है, इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा, अगर कुछ भी आएगा तो उसी को आपको लिख करके एग्जाम में आना है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं भाई, चैप्टर नंबर 14 रहेगा और इसमें जयशंकर प्रसाद की कविता है। तो जयशंकर प्रसाद की अगर मैं कविताओं की बात करूं तो जैसे उनकी कविता है, जैसे बीती भांवरी जागी रे, अंबर पनघट में डूबो रहो, तरा घट ऊषा नगरी, खग कुल 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 सो बोल रहा, किस लय के आचर डोल रहा, लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गगरी, अंधेरों में राग अमीद प्रिय, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में बहे बिहागरी। तो ये खास तौर से कविता आपके लिए हो सकती है या हो सकता है। इस प्रकार की कविताएं भाई लिखते हैं, इनका कवि का नाम मैंने आपको बताया है। ये भी कविता आपके एग्जाम में भाई मेरे पूछी जा सकती है। जयशंकर प्रसाद की कविता है भाई ये, ठीक है। इसी प्रकार की कविताएं जयशंकर प्रसाद की आ सकती, जैसे ले चला ले चल वहां भुलावा भुलावा देकर, ले चल वहां भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्मल में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, ताज कोला हवल अवनी रे। तो ये कविता भी, इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा भाई, ये भी पूछी जा सकती है। जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन्हीं को पढ़ लीजिएगा, बाकी इतना ही आना, बाकी मुझे और नहीं लगता। जो जो आ सकते हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूँ और उन्हीं को रीड करके आपको एग्जाम में जाना है, जो आ सकते हैं। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं भाई मेरे। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो 15वां क्या रहेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं हैं, ठीक है। तो सूर्यकांत अगर त्रिपाठी निराला की बात करूं, इनकी अगर कविताओं को देखोगे तो इनकी कविता भैया एक संध्या सुंदरी कविता है। ये संध्या सुंदरी जरूर पढ़ के जाना है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है। संध्या सुंदरी रीड करना और इसकी संदर्भ से एक व्याख्या आ सकती है, संध्या सुंदरी, ठीक है। और संध्या सुंदरी को ही पढ़ लीजिएगा। बाकी तोड़ती पत्थर, एक ये थोड़ा इजी कविता है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर ना कोई छायादार, पेड़ वहां जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्यान श्याम तन भरा बधा एवन, नतन युवन प्रिय करमत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, ठीक है। तोड़ती पत्थर, ठीक है। तोड़ती पत्थर कविता को जरूर रीड कर लीजिएगा। बस यही दो कविता जो मैंने आपको बताया, खास से इनकी आ सकती है। बादल राग मुझे नहीं लगता आएगी, बादल राग अगर बाई चांस आ गए तो आप लोग इसको वैसे भी आराम से लिख सकते हैं, खास से जो कविता बादल राग वाली, ठीक है। भिक्षुक वाली जैसा, जैसे एक कविता क्या है, वह आता दो टूक कलेजे करता पछताता पथ पर आता, पीठ पेट दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता पथ पर आता, दो टूक कलेजे करता पछताता पथ पर आता, हाथ में दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वह मलते हुए पेट को चलते, और दाहिने से दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए, भूख से सूखे ओंठ जब जाते, दाता भाग्य बिठाता क्या पाता, घूंट आंसुओं के पीकर के रह जाता, चाट रही जूठी पतले व सभी सड़कों पर खड़े हुए, और झपट लेने को है उनसे कुत्ते अड़े हुए। तो भाई एक खास से एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़े बहुत फेमस कविता भिक्षुक। इसमें एक गरीब आदमी है और जो भिखारी है, भिखारी भिक्षा मांग रहा है और उसकी दुर्दशा कैसी हो रही है, कितना गरीब है, उसकी कपड़ा उपड़ा सब फटा पड़ा, दो बच्चे भी लेकर के घूम रहा है और एक भीख मांग रहा है। तो भिक्षुक कविता है, ये थोड़ी देख लीजिएगा, इससे भी कई बार आ जाता है, ठीक है। तो जो जो कविताएं बता रहा हूँ इनको आपको करके जाना ही जाना है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा। अगला हम लोग बात में भाई चैप्टर नंबर 16, ये सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं हैं। तो सुमित्रा नंदन अगर पंत की अगर मैं बात करूं तो इनके पल्लव एक कविता है, अरे पल्लव बाल सजा सुमन के सौरभ हार, गूंथे वह उपहार अभी तो यह नौ प्रहार। तो पल्लव को देख लेना, एक इनकी कविता जो रहेगी और पल्लव रहेगी। एक कविता और मैं बता दूंगा, ये पल्लव कर लेना। जैसे है प्रथम रश्मि का आना रंगणी, तुझे कैसे पहचाना कहाँ बाल बिया। तो ये भी मुझे नहीं लगता ये आ सकती है, जो आने वाली रहेगी या रहेगा। जैसे एक है मौन निमंत्रण, मौन निमंत्रण जो है, जैसे शब्द ज्योत्सना में जब संसार चकित हुआ शिशु सा नदान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं स्वप्न अजान। ये इस कविता को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता सुमित्रा नंदन इनकी कोई कविता और आ सकती है, ठीक है।
क्योंकि ये प्रकृति के कवि हैं और प्रकृति पर ही ज्यादातर इन्होंने अपनी क्या करी है भाई, कविताएं लिखी हैं। ठीक है, लास्ट की अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर नंबर 17वां रहेगा और ये महादेवी वर्मा की कविताएं हैं। ठीक है, अगर मैं महादेवी वर्मा की बात करूं तो महादेवी वर्मा की कविता वैसे कम आती हैं। जैसे इनकी एक कविता है पंथ होने दो अपरिचित, पंथ होने दो अपरिचित, प्राणों में रहने दो अकेला, घेर ले छाया अम्बा बन, आज कजल ए होंगे और होंगे नयन सूखे, तिल बुझो औ पलकों देखे। तो एक कविता हो सकती है, बाकी तो मुझे नहीं लगता इनकी कोई कविता पूछी जा सकती है। यह मंदिर का दीप, तो यह मंदिर का दीप ये मुझे नहीं लगता इससे पूछा जा सकता है। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, एक कविता भाई आ सकती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंद में चित निष्पन्न भाई, ये तो मैं नीर भरी दुख की बदली, ये इनसे पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा किस प्रकार से महिलाओं के बारे में लिख रही हैं और महिलाओं के दुख दर्द को इन्होंने ज्यादातर लिखा और उसी की बात कर रही हैं। ठीक है, यही कविता मैं नीर भरी दुख की बदली पढ़ लेना। बाकी जितना मैंने बताया इसी में से आपको ज्यादातर जो कविताएं हैं वो भाई मेरे आपको देखने मिल जाएगा। कविता तीन कविताओं की आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। चाहे आपको संदर्भ सहित व्याख्या आती है या नहीं आती है, पढ़ने के बाद आपको जो भी समझ में आ रहा है बना करके भी लिखना है, लेकिन छोड़ करके एग्जाम में नहीं आना है। कोई भी क्वेश्चन कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। 4 क्वेश्चन लिखना है और 3 संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है, इतना करके आना। संदर्भ सहित व्याख्या नहीं आती है फिर भी आपको बना करके लिखना है, तो भाई छोड़ करके नहीं है। टोटल मुझे लगता है कि 5 या 6 संदर्भ सहित व्याख्या थी, जिसमें से आपको 3 करना है। संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए कोई पेज लिमिट नहीं है, आप 1 पेज, 1.5 पेज या 2 पेज तक संदर्भ सहित व्याख्या कर दो। बाकी 16 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन करने। कितने नंबर के क्वेश्चन? 16 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। उन क्वेश्चनों को कम से कम आपको 4 पेज में लिखना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चनों को याद रखिएगा, वहां पर 4 पेज आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, बाकी जितना मैंने बताया उतना पढ़ के जाइए और आपका एग्जाम जो है अच्छा ही जाएगा। आपको बहुत ज्यादा टेंशन और चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो मैंने बताया इतना पढ़ के जाइए। एग्जाम में लगभग यही आएगा, संदर्भ सहित व्याख्या जरूर करना है और जो मैंने पोएम बताई वो पोएम मोस्टली आती हैं, उनको पढ़ के जरूर जाइएगा। और बाई चांस मान लो कि अगर आपको पोएम नहीं आ रही है, उसकी हिंदी नहीं कर पा रहे हो, तो भाई अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। उससे मिलता जुलता अगर आप संदर्भ सहित व्याख्या कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। अरे भाई 12 नंबर में 4, 5, 6 नंबर तो आज टीचर देगा, कुछ तो मिलेगा। छोड़ देने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन करके आना है। 4 क्वेश्चन सबको लिखना है और 3 संदर्भ सहित व्याख्या जैसे एग्जाम में पूछेगा। नोट जो लिखा रहता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन सारे करके आने हैं। और एग्जाम कैसे गया ये आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। वैसे जो मैंने पढ़ाया इसी में से आपको सारा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ओके।